Okay, we start Standard 6, Chapter number 1, Natural Resources, Air, Water and Land is remaining part of the process of soil formation. Previous class we study in air, water and land. हमने उन तीनों के बारे में पढ़ा था, उनकी नेसेसरी के बारे में, कितना हमको वो इम्पोर्टेंस है, उन चीज़ों की कितनी हमको आवश्यकता पड़ती है, हमें उन्हें किस तरह से प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है. अब हम पढ़ें द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल आप सभी जानते हैं सॉइल क्या होती है. सॉइल इज़ फाइन पार्टिकल ऑफ बेड रॉक्स, जो बड़े बड़े पत्थर टुकड़े या अपने स्टोन्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाती है वो सॉइल. तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि सॉइल है स्टोन को क्रश करके बनाया हुआ पार्ट है. ये नेचुरल प्रोसेस है. ये सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, लैंड में अपने आप होता है. हमको इसको फॉर्म करने की, बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. आपने देखा है कि एक सॉइल लैंड में अपने आप रहती है, कोई कहीं से लाता नहीं, कहीं नहीं, वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है. किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? वेदरिंग द रॉक, ब्रेकिंग द रॉक के द्वारा टूटे, जैसे जैसे टूटते जाते हैं वो ब्रेक होते जाते हैं, वेदरिंग होते जाते हैं, वो बनाते हैं सॉइल. द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय अ नेचुरल प्रोसेस. लैंड में सॉइल का फॉर्मेशन एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप ही होता है. The abiotic component of soil are supplied to the weathering of bedrock. जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके द्वारा बेड रॉक का ब्रेकिंग होना सॉइल का फॉर्म करता है. ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन. किसके प्रेजेंस में? हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन. अब देखेंगे कोई एक स्टोन में आप रोज़ 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 अगर डेली उसमें वाटर डाल रहे हैं या उस पर डेली पानी गिर रहा है, पानी जा रहा है उस पर, तो उसमें आप वो स्टोन में देखेंगे स्मॉल सा गैप हो जाता है, होल हो जाता है. वहाँ का जो होल होने का जो पार्टीशन है उसका, वो बाहर आ जाता है और वो क्या फॉर्म करता है? सॉइल. आप करके भी देख सकते हो, आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने कई बार देखा भी होगा ये चीज़ें कि जब भी स्टोन पे पानी डेली गिराया जाता है या डेली डलता है तो उस जगह में बारीक सा होल हो जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि रॉक ब्रेक होता है. ये किसकी वजह से हुआ? वाटर की वजह से, कोल्ड की वजह से, हीट की वजह से. इन सब चीज़ों से जब बेड रॉक्स ब्रेक होते हैं तो सॉइल का फॉर्म करते हैं. Wind and rain respectively. The bedrock breaks down into pieces. Stone, sand and soil are formed from these pieces. और bedrock छोटे छोटे पीसीज में, स्टोन्स में, सैंड और सॉइल में फॉर्म करता है. माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड अमंग दैम. माइक्रोब्स, वर्म्स और इंसेक्ट भी इन स्टोन्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. वो अपना घर बना लेते हैं उन स्टोन्स को होल करके. तो जब वो होल करते हैं तो उसमें से छोटे छोटे से पार्टिकल स्टोन के बाहर आ जाते हैं. रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स और ऑल्सो, माइस और रैट भी यही काम करते हैं. वो क्या करते हैं? रॉक्स में होल करते जाते हैं जिससे वहाँ के अंदर का जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और किसका फॉर्म करते हैं? सॉइल का. द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक. ट्रीज़ की रूट भी आपने देखा होगा, पीपल है, नीम, बनियन ट्री, इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत दूर तक फैली हुई रहती हैं और वो क्या करती हैं कि स्टोन में से बाहर आती जाती हैं. अब जिस जगह से वो स्टोन में से बाहर आई हैं उस जगह पे होल हो जाता है और वहाँ की जो
छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, स्टोन है, ब्रेक वाले स्टोन्स हैं, वो बाहर आके सॉइल का फॉर्म करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यू। जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है बहुत स्लो होता है और कंटिन्यू चलता है। इट टेक्स अबाउट ऑफ 1000 ईयर फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। एक 2.5 सेंटीमीटर की मैच्योर सॉइल बनने के लिए 1000 लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो बैड स्टोन ब्रेक होता है उसके बाद उसको और सॉइल एकदम फाइन पार्टिकल बनने के लिए उसको लॉट ऑफ टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। Soil can get destroyed in a short period due to flood, storm, and human activities such as a mining. Soil soil डिस्ट्रॉय होती है किन वजह से? फ्लड, स्टॉर्म एंड ह्यूमन एक्टिविटी सच एज अ माइनिंग। आपने देखा होगा बारिश में घर के सामने सॉइल पड़ी हुई है, बारिश का पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है, आप जा फ्लोइंग करता है। जब बारिश का पानी बहुत तेज़ी से फ़्लो करता है तो साथ में वहाँ जो सॉइल पड़ी है उनको भी अपने साथ ले जाता है, और कई बार वो ऐसी जगह वो सॉइल को ले जाता है जहाँ पे उसका कुछ भी यूज़ नहीं हो पाता, अनयूज़ हो जाता है। वो सॉइल वहाँ पे वेस्टेज हो जाती है। फ्लड्स हैं, स्टॉर्म्स, हवा भी, तेज़ हवा जब चलती है तो आपने देखा है एकदम सॉइल उड़ती हुई न दिखती है आपको, थोड़ी देर के लिए एकदम क्लाउड हो जैसा लगने लगता है। तो ये सब और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोज़न होने लगता है, सॉइल की कमी होने लगती है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि सॉइल इरोज़न के लिए एनिमल्स के द्वारा भी होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी सॉइल इरोज़न होती है, और नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा भी सॉइल का इरोज़न होता है। सॉइल अपनी जगह से जहाँ उसको रहना चाहिए, जहाँ उसकी ज़रूरत है, नीड है, वहाँ से हट के वो दूसरी जगह आ जाती है, जिससे उसका यूज़ नहीं हो पाता और सॉइल वेस्ट हो जाती है। It is a necessary to conserve soil and to prevent erosion of land. इसके लिए हमको आवश्यक है कि हम उसको प्रिवेंट करके रखें, उसको इरोज़न को, सॉइल इरोज़न को प्रिवेंट करके रखें। तो सबसे बेस्ट है कि द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इंक्रीज टू ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। अगर हम ग्रीन कवर लैंड को कर दें तो वो इजीली सॉइल को अपने पास रोक के रख सकता है, उसको फ्लो से बचा सकता है। बड़े बड़े अगर ट्रीज़ भी हैं, ट्रीज़ की रूट्स भी अगर फैली हुई हैं तो वो सॉइल को फ्लड में जाने से बचा सकती है, वो रोक के रख सकती है, जिससे वो सॉइल ट्रीज़ के ही काम में आ जाएगी, यूज़ हो जाएगा, उस सॉइल का वेस्टेज होने से वो बच जाएगी। Erosion of land is a reduce if grass, tree and bushes are grown in it. अगर हमें लैंड में सॉइल का इरोजन करना है तो हमें क्या रिड्यूस करना चाहिए? ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो हम लैंड में सॉइल का इरोजन रिड्यूस कर सकते हैं। Okay, humus is a layer formed on a soil due to the decomposition of dead plant and animal by microbes. जो ह्यूम्स हैं वो सॉइल में एक लेयर फॉर्म करते हैं, किससे? डेड प्लांट और एनिमल के डीकम्पोज से। और ये जो डेड प्लांट और एनिमल हैं इनको कौन डिस्ट्रॉय करता है? माइक्रोब्स। छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं जो उनको डेली डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो एकदम फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूम्स सप्लाई न्यूट्रिशन टू द सॉइल। ह्यूम्स हैं सॉइल सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन टू द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिशन
को सप्लाई करते हैं। ह्यूम्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अरेटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। ह्यूम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि वो सॉइल को अरेटिंग होने से बचाते हैं और सॉइल में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी लाते हैं। ह्यूम्स की वजह से सॉइल वाटर को होल्ड कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और जो किसके काम में आता है, प्लांट के ग्रोथ में काम आता है। द proportion of fumes in the upper layer of food fertile soil is about 33% to 50%। ह्यूम्स अपर लेयर में, जो ऊपर की लेयर है, उसमें फर्टाइल सॉइल ह्यूम्स का 33% टू 50% है। Forest on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago। फॉरेस्ट, लैंड की फॉरेस्ट में और अर्थ में बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड कुछ एक्टिविटी चालू रहती हैं, कुछ ना कुछ अंदर होता रहता है, जो कि क्या आफ्टर दैट, उसके बाद फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन चालू होता है। क्या होता है, जब फॉरेस्ट में एनिमल और प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो अंदर लैंड में पड़े रहते हैं, कई साल हो जाते हैं। बहुत समय के बाद, हजारों सालों के बाद, जब वो प्लांट और एनिमल डिस्ट्रॉय होके, माइक्रोब्स के द्वारा प्रोसेस होके फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्ट करते हैं। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग टुक प्लेस अंडरग्राउंड, जो कि लिविंग थिंग उनसे अंडरग्राउंड से निकालते हैं। वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल लाइक टार एंड वैक्स फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल कॉल्ड क्रूड ऑयल। हमें बहुत सारे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, ये सारी चीज़ें जो यूज़फुल मटेरियल हैं और हमारे आज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेसेसरी थिंग हैं, ये सारी हमें अंडरग्राउंड मटेरियल से ही मिलती हैं। इनको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में, अर्थ में हमको नेचुरल प्रोसेस से ही मिलती हैं। कोई भी पेट्रोल, डीजल मैनमेड, आज की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है, पर ये चीज़ें मैनमेड नहीं हैं। ये हमें फॉरेस्ट के अंडरग्राउंड प्रोसेस से ही मिलती हैं, लैंड के अंडरग्राउंड प्रोसेस से ही मिलती हैं। Living things use land, water and air available on earth, and so does man. However, the portion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. लिविंग थिंग लैंड, वाटर एंड एयर को पूरी तरह से हमारे मैन के लिए अवेलेबल है, और इतना पोर्शन है स्मॉल कंपेयर टू जो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम चीज़ें स्मॉल कंपेयर टू द होल अर्थ। लैंड है 29% यूज़फुल के लिए, पोर्टेबल फ्रेश वाटर 0.3%, ऑक्सीजन 21%। दैट मीन्स यदि ये अवेलेबिलिटी हमारे पास अभी है, तो अगर हम इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आगे फ्यूचर में हमको इन चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहेगी, नुकसानदायक रहेगी। तो हमें इन चीज़ों को प्रिवेंट करके रखना है, यूज़ करना है, बट लिमिट में। जितना हमको चाहिए है उतना ही हमको यूज़ करना है। Even in this small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living thing। ये आज के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है, पर एक कंडीशन आएगी कि जब हम इसके बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो शायद हमारे लिए ना भी बचे। ओनली इट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। हमको बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करना है। इन ऑर्डर, अदर वर्ड, ही मस्ट यूज़ दिस रिसोर्सेज जुडिशली। मतलब इन चीज़ों को हमको बहुत संभाल के यूज़ करना है, विद द अवेयरनेस
that they are a mean for all other living thing and just all living thing and not just for mankind. हमको खुद भी ये काम करना है और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। एक इंस्टीट्यूट एट वर्क भी बनाया गया है इसके लिए। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 1875 फॉर स्टडीइंग द वेदर इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेदर की स्टडी करता है। The main function of this institute is to observe the weather and to make weather forecast. वो उनके वेदर के बारे में नॉलेज भी लेता है और उनकी रिपोर्ट आगे पास करता है। This institute also conduct research related to the change in weather, makes forecast about rain and studies the development related to the global warming. वो ये स्टूडेंट ये इंस्टीट्यूट ये रिसर्च भी करता है कि वेदर में कैसे चेंजेस आते हैं, उनकी रेंज कब होने वाली है या कोई नेचुरल कैलामिटी वेदर से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंडीशन आने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब का नॉलेज वो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट को देता है। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।